फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखिए तारीखें कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, कितने महत्वपूर्ण है। जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इतिहासकार थे यानी किस जादू में ही खोए रहते थे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो तारीखों के जादू में खोए रहते थे, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट आपका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में ही, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि इतिहासकार जो है तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किसी राजा की ताजपोशी हुई, कब युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसी तारीख पर जो है गर्मा गर्म बहस होते रहता था। तो यहाँ पे देखिए इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, और बस तारीखें रटते जाओ और क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के बारे में लोगों का क्या ख्यालात है, तो इतिहास जो है ये बहुत ही उबाऊ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी हमें अतीत में और अभी बहुत सारे बदलाव देखने को मिला है। जो अतीत और वर्तमान की तुलना अगर हम लोग करें तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं तो हमें पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, ठीक है, कि पहले क्या था, बाद में अब क्या बदलाव हुआ, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कई बार रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम और अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कुछ हमें दिख रहा है और वो हमेशा से ही ऐसा हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और कई बार सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घुट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग चाय पी रहे तो भाई हम लोग तो हमेशा चाय पीते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये हम लोग का डेली का रूटीन है। लेकिन कभी आप अगर सोचिएगा भाई आखिर लोग जो है कब से चाय पीना स्टार्ट किए होंगे, कैसे किए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल जो है मन में आता है। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी से की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ जाता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। तो इसी तरीके से अगर अभी हम लोग देखें तो अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है जैसे कि रेलवे, तो रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, टीवी का निर्माण कब हुआ होगा, किसने किया होगा। तो इसी को तुम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या बोल रहा कि जेम्स रेनल द्वारा ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का ऑरेंज चित्र। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनल को वज्बो स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वो उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिप्टन टी, यहाँ से क्वेश्चन आता है 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया और ये विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर की दुनियाशाही लोग इसी चाय को पीते होंगे। तो कब इसका विज्ञापन आया था, तो 1922 में आया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे कि हम देखें इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्र आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था और अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सभी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुई होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आज से बदलाव हुआ है, आज की तारीख से, तो अगर हम 100 साल बाद देखेंगे तो हम आज ही की तारीख को नहीं कह सकते, हम तो एक संभावना बता सकते हैं कि हाँ इस समय से बदलाव हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा, हम इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं और वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बनी और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, कौन सी तारीखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी तारीखें, कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती
क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर आप जैसे कि अभी हम लोग कोरोना को याद करेंगे ना, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि हमें हमेशा याद रहेगा कि भाई कि अचानक कोरोना आया था 2021 में, लॉकडाउन हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे, तो किसी खास चीज़ को लेकर हम लोग उस वक्त को याद करते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड बैटन थे, माउंट बैटन थे, पूछा जाता है। इतिहास का जैसे कि हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, के शासन से शुरू हुआ था। और आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन थे। यहाँ से दो क्वेश्चन हमें पता चलता है कि प्रथम गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है, और आखिरी वायसराय कौन है, तो लॉर्ड माउंट बैटन है। तो अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपेन, कर्जन हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का सभी कभी ना खत्म होने वाले सिलसिला भी छाया रहता है। इतिहास की किन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधि, नीति, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। तो ये ऐसे थे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय का विषय बन जाता है। अब ये बताइए, इतने सारे गवर्नर है, इतने सारे वाइसराय है, ठीक है, तो हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे ज़्यादा कुछ खास आता है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, और जो प्रथम है, जो आखिरी है, ठीक है, यानी किसी से कुछ चीज़ें जो है जुड़ी हुई रहती है, तो उसे हम जो है ज़्यादा उस पर गौर करते हैं। तो क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में हमें भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधि पर भी किस तरह ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं, और हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है तो उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। तो आप समझ रहे कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको अलग अलग पार्ट में, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे जो सीरियल दिखाता है तो वो अलग अलग पार्ट में दिखाया जाता है, और हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? जैसे कि 1817 में क्या हुआ था, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1817 में जेम्स मिल जो है किस तरीके से वो जो है आपको बांटा था। जैसे कि ये विशाल खंडों में ये ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो ये किताब किसने लिखी है? जेम्स मिल ने लिखी है 1817 में। और जेम्स मिल कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे। इसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा और ब्रिटिश भारत के इतिहास। और इस किताब में वो भारत को 3 भाग में विभाजित करता है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो भारत है 3 भाग में विभाजित होता है, जो कि क्या है? तो हमारा क्या है आपका क्या क्या है, जल्दी से बताइए। प्राचीन काल है, और मध्यकालीन है, और आधुनिक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है विभाजित करते हैं। लेकिन जेम्स मिल जो है भारत को जो है 3 भाग में विभाजित किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के सामने में यूरोप से पीछे। इतिहास की उनकी साझेदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोला बोल था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, क्लास, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो देखिए, इसका कहना क्या है कि जिस समय जब तक ब्रिटिश लोग नहीं आए थे उसमें सिर्फ यहाँ पे धर्म था, हिंदू और मुस्लिम का, और अंधविश्वास था। तो यहाँ पे भारत को सभ्यता की तरफ कौन ले जा रहा था? तो ब्रिटिश लोग ले जा रहा था। ठीक है, इसके कहने का मतलब है।
अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो देखिए जेम्स का कहना क्या है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले और फिर जनता को ज्ञान दे और उससे क्या होगा, वो सुखी प्रदान किया जा सकता है। तो ये जो है आपका जेम्स मिल का कहना था। तो इतिहास की इस धरना में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। ये आप कौन बोल रहा है? तो ये जेम्स मिल बोल रहे हैं। तो क्या इतिहास को किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? तो किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना है कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। तो देखिए ये इस चीज़ को तर्क दिया गया है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें केवल हिंदू मुस्लिम इस तरीके का धर्म को चल रहा था। कोई यहाँ पे क्या था कि जितने भी शासक थे उसका कोई धर्म जो है नहीं होता था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस समय जो है युग को जो है हम लोग हिंदू और मुस्लिम का दौर करके दौर से बांटे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार अब क्या कहते हैं कि वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित करते हैं। मतलब ये नहीं है कि उसमें हिंदू का दौर था, मुस्लिम का दौर था। तो इस तरीके से विभाजित करना वो इन्हें सही नहीं लगा इतिहासकार को, और अंग्रेजों का जो ये वर्गीकरण था उसको ये जो है हटाकर इन्होंने अपने तरीके से इसे विभाजित किया, जो कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। देखिए औपनिवेशिक क्या होता है, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि औपनिवेशिक होता क्या है। तो औपनिवेशिक जो है क्या है, देखिए आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदला है, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदला है। जब एक देश पर, तो आप समझ सकते हैं जब ब्रिटिश शासन पे आया तो वो किस तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल पे कर लिया था, है ना। अपने खर्च को निपटाने के लिए वो क्या क्या कर वसूला करता था, जैसे कि जो भी किसान जो भी उगाता था तो उसका वो कुछ हिस्सा जो है ले लिया करता था, कुछ कारीगर लोग का जो रहता था उसका ले लिया करता था, तो कर लिया करता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और फिर अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी तो कम कीमत पे खरीदता था, बाहर ले जाके बेचता था। तो आप देख सकते थे कि वो जो है किस तरीके से यहाँ भारतीय का जो है पसंद नापसंद, उसके रीति रिवाज, उसके तौर तरीके पे काफ़ी बदलाव लाए थे। तो जब एक देश का, ठीक है ना, दूसरे देश पर दबदबा होता है और उसके कारण वहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक बदलाव आता है, उसको हम लोग औपनिवेशिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का भारत में, ठीक है, आपका ब्रिटिश का दबदबा था और उसके कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, सामाजिक स्थिति भी खराब थी और राजनीतिक तो चल ही रहा था। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी बदलाव देखने को मिला इसी को हम लोग औपनिवेशिक कहेंगे। ये समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन समझ में पूछा जाता है कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो भारत के इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। सरकारी रिकॉर्ड जो है एक महत्वपूर्ण साधन है इतिहासकार का। अंग्रेजियों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद, अगर हम किसी भी चीज़ों को लिख के रखें तो उस पर अध्ययन किया जा सकता है, उस पर हम लोग वाद विवाद कर सकते हैं। ये किसका मानना था? ये अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, तो अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों, पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, पांतित्य सचिवालय, उपकचहरी, सबके सामने रिकॉर्ड रूम। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इन्हें क्या लगता था हर चीज़ के लिए हमें दस्तावेज चाहिए और पत्र जो भी होता था उसे संभाल कर रखना है। इसलिए जितनी भी चीज़ है, जैसे कि दफ्तर हो गया, कलेक्टर का या कमिश्नर का जो दफ्तर हो गया, उसमें एक रिकॉर्ड रूम रखा गया।
बनाया गया। ठीक है, तो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास जो है भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों का आप आज भी अभिलेख में देख सकते हैं। तो अभिलेख भी कौन बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है, तो वहाँ आप जिलाधिकारी द्वारा तैयार किया गया नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा काम किया गया था। तो भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार जो कि 1910 पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये जो भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार जो है ये कहाँ बनाया गया है, तो दिल्ली में बनाया गया है। और कब बनाया गया है, 1920 में बनाया गया है। ठीक है, और दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए जाते थे। और इससे पता चलता था कि अंग्रेजों का सोच में इस संस्थान का कितना संस्थानों का सोच भी इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। तो आप ये जो अभिलेखागार है जिसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड जमा होता था, पत्र जमा होता था, हर जरूरी दस्तावेज रहते थे। ठीक है, ताकि कभी भी उसका इस्तेमाल मतलब उसके पे वाद विवाद या उस चीज़ों को देखा जा सके। ये कितना महत्वपूर्ण था जो कि अंग्रेजों की देन थी। अब देखिए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि देश को अच्छे से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया था, तो इन्होंने सर्वेक्षण का महत्व दिया था। मतलब क्या हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में इसकी किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी किए जाने लगे और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, वायसराय और व्यवसाय के बारे में जानकारी। तो देखिए सर्वेक्षण में 2 तरीके का हुआ। पहले तो वहाँ से धरती जो थी उसकी मिट्टी कैसी है और वहाँ पेड़ पौधा किस तरीके का, उसका जीव जंतु कैसा है। ठीक है, वहाँ पे किस तरीके के फसलें उगाया जाता है, इस तरीके का सर्वेक्षण हुआ। दूसरे पार्ट में 19वीं सदी में क्या हुआ कि जनगणना किया गया। जनगणना में क्या होता था, कितने लोग हैं, कितना लेडीज़ है, कितना जेंट्स है, कितने लोग मर रहे, कितने लोग जी रहे, कितने लोग लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितना आपका 6 साल तक है, 6 साल से 14 साल तक का कौन है, फिर कौन युवा अवस्था में है, इस तरीके का कि कितने कोई जो है एम्प्लॉयड है, कितना अनएम्प्लॉयड है, कितने लिटरेट है, कितना अनलिटरेट है। इस तरीके के सारे जानकारी यहाँ पे मिलने लगा। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इन बातों से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी रिकॉर्ड है, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट था। यहाँ पे बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। ठीक है, 1832 का ये तस्वीर लिया गया है। तो ये लास्ट था। तो देखिए ये जो क्लास 8 का चैप्टर 1 था, इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। दिल्ली पे स्थित है, अभी हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या तात्पर्य है। प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इतिहास का कितने काल में विभाजित किया गया है, 3 काल में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्या है आपका, जेम्स मिल का क्या पुस्तक था, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, आंसर ए हो जाएगा। और वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला कौन था, जेम्स मिल था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया था, तो अभिलेखागार बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, दिल्ली में रखा गया था, बनाया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त क्या, तो लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके वयस, उनके व्यवसाय, ये सभी चीज़ जो है पता लगाया जा सकता था। नेक्स्ट है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया, सर्वेक्षण का महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शास्त्र भेंट किसको किया गया है, प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय रेशों को,
काशी को और भारतीय इतिहास को, तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया? 1922, 1920, 1905, 1907। तो आपको पता है, अभी हम लोग देखे थे 1920 में बनाया गया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? तो वो तारीख के जादू में खोए रहते थे, आंसर बी। नेक्स्ट है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1770, 1771, 72, 73 में, 1773 में। नेक्स्ट है कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? इतिहास वो तो वाह है, पहले डिस्कस किए थे, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपयोग सभी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। हम लोग डिस्कस किए थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन। तो अंतिम वायसराय जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटका, उपयोग सभी, तो ड्यूक ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हम लोग देखे थे वारेन हेस्टिंग्स, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन दिन? तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला और तीसरा जो है सही है, ये दूसरा सही नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जल्दी बताइए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, आगे वाले क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? तो सारे भूभाग पर कब्जा करने के लिए बोला था। नेक्स्ट है निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? हेस्टिंग्स, रिपन, रेनल, विलियम बेंटिंग। तो ये रेनल नहीं रहे थे, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? तो 1850 शायद, तो आपको पता है 1857 में हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बेंटिक, आर्थर, डलहौजी और हेस्टिंग्स। तो आर्थर था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाता है तो उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशक, परोपनिवेशक, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास। तो क्या हो जाएगा? उसको औपनिवेशक कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? तो ये आपका 1773 में बने थे। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा जाता है? ब्रिटेनिया, जेम्स मिल को, रैनल को, तो ब्रिटेनिया को कहा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी युग, औपनिवेशक युग। तो आपको पता है ना, औपनिवेशक युग से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के दूसरे अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण था? सर्वेक्षण महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया? 1922 में तैयार किया गया था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? जेम्स मिल ने कहा था, हम लोग देखे थे कि जेम्स मिल ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड के ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया था? तो कब भेंट किया था? 1700 आपका 82 में किया था, हाँ 1782 में, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए जगह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अभिलेखागार कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने किसी हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स वॉट, डलहौजी, विलियम बेंटिंग, ये जेम्स रैनल को सौंपा था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने किसी हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? तो ये हम लोग देखें जेम्स रैनल को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल था। तो इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।